थोड़ा सा एप्टीट्यूड के बरक्स कहना हाँ चाहिए, जी। मैंने बैंकिंग को ज्वाइन कर लिया। थ्रू आउट द टाइम आप ये लाइव कर रहे होते ये थे? तकरीबन जी, ये तकरीबन मैं जो 1.5 साल में रेगुलर वीकली लाइव और न्यूज़ के बाद हम्म। होता था लाइव। और बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था इन इटसेल्फ। पाकिस्तान रेडियो और पीटीवी का टाइम था उस टाइम पे, तो दैट वाज द ओनली चैनल। तो जी। वहां तक रसाई करना और उसके अंदर अपॉइंट हो जाना, मतलब वो कोई आसान काम तो नहीं होगा। ज़िम्मेदारी। ज़िम्मेदारी एक ऐसी चीज़ है जिसको हमारे माशरे के अंदर जो जितनी बड़ी पोस्ट पे होता है या जो जिस लेवल पे होता है, जिस मकाम पे होता है, उसकी वो ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने से नीचे लोगों को शेड करे, वो अपने से नीचे लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे। इसी सिलसिले में अगर हम बात करें इस चीज़ की कि एक मीडिया पर्सन जो है, एक मीडिया का कंटेंट क्रिएटर, उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसको हर देखने वाला इंसान उससे क्या सीख रहा है, उस पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो एक क्रिएटर की ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि मीडिया की अगर बात की जाए तो मीडिया को एक सोशल गॉड कहा जाता है। सोशल गुड का मतलब क्या है कि उसका इन्फ्लुएंस उसकी पब्लिक पे, हर सुनने वाले पे इतना सॉलिड होता है या इतना मुतासर कुन होता है कि वो उसी बात को हकीकत में तब्दील कर देता। आपके थॉट पैटर्न्स को, आपके ड्रेसिंग स्टाइल्स को, आपने जिस भी कल्चर के बारे में जो भी चीज़ डिस्कस करनी है, आप वो मीडिया के अंदर पोर्ट्रे करें तो वो आपके कल्चर का एक हिस्सा बन जाती है। सो आज की इसी बात को अगर कंटिन्यू करें तो इसी सिलसिले में आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे पैटर्न्स पे और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे स्पेंड की है। पाकिस्तान टेलीविज़न जो पीटीवी के नाम से जाना जाता है, पीटीवी के अंदर काम करने वाले हमारे ये गेस्ट इंतहाई काबिल एहतराम, और इन्होंने पीटीवी का वो फर्स्ट और पीक टाइम जो है वो सिर्फ देखा नहीं है, उसके ये हिस्सा रहे हैं। तो मज़ीद इस चीज़ के बारे में इनसे डिस्कशंस करते हैं और इनकी अपनी पूरी लाइफ के बारे में। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, आपने आपकी निगाह इंतखाब मुझ पर पड़ी। वैसे तो फिराक गोरखपुरी ने कहा कि मन आनम कि मन दानम, जो मैं हूँ मैं अंजाम देता हूँ। लेकिन बहरहाल ये आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे याद किया। सर सबसे पहले हमारी ऑडियंस को आप अपना तारुफ कराइएगा और बताइएगा कि आप अभी करंटली किस फील्ड में काम कर रहे देखिए, बुनियादी तौर पे तो मैं एक बैंकर हूँ। हैं? जी जी। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में की थी बैक इन 1968। और फ़ौरन ही मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया था। राइट। उसका भी एक बैकग्राउंड ये है कि थोड़ा सा तकाबुली ज़्यादा समझने इसको, कि उन दिनों में रेडियो पाकिस्तान पे भी जाया करता था, फीचर्स और मुख्तलिफ नरेशन वगैरह करता, वॉइस ओवर, इस तरह की चीज़ें मैं करता था। तो वहाँ से मुझे एक ऑफर है कि प्रोग्राम प्रोड्यूसर की रेडियो पाकिस्तान ओह रावलपिंडी से। जी जी। तो उस वक्त उसकी जो तनख्वाह थी वो थी 300 रुपये माहाना। महाना 300 रुपये। तो उसी दौरान मैंने, चूँकि एम ए जी करने वाला था, ख़त्म होने वाला था मेरा एम ए इकोनॉमिक्स, तो मैंने हबीब में दिनों जो था उसको जी मैंने जी। अप्लाई कर दिया था। उन्होंने वहाँ से मुझे कॉल आई और इंटरव्यू हुआ, मैं सेलेक्ट हो गई। तो वहाँ से जो ऑफर आई उसकी तनख्वाह थी 325 रुपये। जी जी। तो वो दोस्तों ने कहा कि रेडियो पाकिस्तान के हालात तो ख़राब हैं, वो गवर्नमेंट का दायरा है, पता नहीं ग्रोथ होती है नहीं होती, कैरियर बनता है नहीं बनता। जी तो मैं कहते तुम बैंक ही ज्वाइन कर लो, बड़ी फास्ट ग्रोथ है, ये है वो है। तो उसके थोड़ा सा एप्टीट्यूड के बरक्स कहना हाँ चाहिए, जी। मैंने बैंकिंग को ज्वाइन कर लिया। तो वो तकरीबन फिर बैंक के ज्वाइन करने के बाद फिर सारा करियर मेरा थ्रू आउट बैंकिंग का है। पहले एक अभी बैंक में, फिर एक और बैंक में मैं चला जी गया जी। और करते रहते मेरे तकरीबन मेरी 48 साल मैंने बैंक में काम किया। माशाल्लाह। और उस दौरान बड़ा अल्लाह का करम मुझ पर रहा कि मैं जितनी जो भी मुझे असाइनमेंट मिलती रही वो जी मैं जी। न सिर्फ ये करता रहा, बल्कि साथ साथ मेरी कैरियर की ग्रोथ बड़ी फास्ट फास्ट इन द सेंस कि उस वक्त हर 3 साल के बाद प्रमोशन हुआ करती थी। जी जी। तो अब तो ज़रा थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया। चेंज हो गया। तो हर 3 साल में मेरी प्रमोशन भी होती रही, फिर मैं बैंक में चेंज भी करता रहा। हम्म। तो मैंने ज्वाइन किया था एंट्री लेवल पे, यानी जिसको ग्रेड 3 कहते जी हैं, जी। ऑफिसर एंट्री लेवल। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं जब फाइनली मेरी करियर ख़त्म हुआ तो मैं 2 बैंकों में प्रेसिडेंट रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। 5 साल मैंने बैंक ऑफ खैबर में प्रेसिडेंट रहा और 3 साल मैंने KASB बैंक एक है जी जी। तो उसमें मैं प्रेसिडेंट रहा। तो इन 48 सालों में
कैरियर मेरा ग्रेड 3 से शुरू होती और प्रेसिडेंट के होने पे खत्म हुआ। प्रेसिडेंट ऑफ 2 बैंक्स। 2 बैंक्स, ये माशाल्लाह। तकरीबन 8 साल में पहले हाँ जी। रहा, तो मैं तकरीबन ये मैं तो इसको अपनी सक्सेस स्टोरी समझता हूँ। अल्लाह का करम तो बहुत शामिल हाल रहा थ्रू। अब बैंकिंग जो है वो सिर्फ पैसे वो एक कंज्यूमर जो है, जैसे मैं बैंक जी, की फील्ड से बिलोंग जी। नहीं करता, तो मैं सिर्फ यहाँ अपना अकाउंट बनवाया हुआ है, उसके अंदर अपने पैसे सेव रखता हूँ और जब मुझे चाहिए होते हैं मिले। इसके अलावा बैंकिंग की फील्ड है क्या? देखिए, बुनियादी तौर पे तो जो बड़े काम हैं वो तो यही है कि बैंक डिपॉजिट लेते हैं और उसी पैसे को फिर वो क्रेडिट के तौर पे दूसरे इदारों को, ट्रेड को, जी। इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को ये लोन देते हैं और उस लोन से जो जनरेट इनकम होती है वो बैंक इनकम होती है जी। और वो फिर ज़ाहिर है जब लोन देते हैं तो वो रिकवरी भी करनी पड़ती है, उसको वापस भी लेना होता है और उसको प्रॉफिट भी लेना होता है। तो ये तो 2 मेजर फंक्शंस हैं, डिपॉजिट लेते हैं बैंक्स और एडवांस क्रेडिट जिसे कहते हैं वो करते हैं, क्रेडिट डिस्बर्समेंट। लेकिन इसके अलावा और बेशुमार फंक्शन बैंक के हैं, कमर्शियल बैंकिंग के। इसमें आप एलसी जब आप खोलते हैं, कोई आप इंपोर्ट करना चाहते हैं कोई चीज़, तो जब तक आप उसकी एलसी ना खोलें, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे कहते हैं, वो ना खोलें, तो आप किसी चीज़, कोई भी इंडस्ट्री का कोई रॉ मटेरियल है या कोई इंडस्ट्री की मशीनरी है या कुछ भी है या कोई जिन्स है, अगर आप इंपोर्ट करना चाहें या एक्सपोर्ट करना चाहें तो बगैर एलसी को मुमकिन नहीं है। और एलसी जो बैंक खोलता है, अगर एक्सपोर्ट करना है आपको तो थोड़ा राइस फर्ज की आपको एक्सपोर्ट करनी है, चावल एक्सपोर्ट करनी है, शुगर एक्सपोर्ट करनी है, तो आपको एलसी खोलनी होगी, एलसी वहाँ से खुल के आएगी, उसके अगेंस्ट आप माल शुरू करेंगे। इसी तरह जब आपको इंपोर्ट करना है तो आप एलसी खोलेंगे बैंक के थ्रू और माल ये जो चीज़ मंगानी है वो मंगाएंगे। तो फिर आप अपने उस अकाउंट को बहुत प्रॉफिटेबली आप यूज़ कर सकते हैं अपने उस बिजनेस में। अच्छा, एक तो ये, इसके अलावा दूसरे आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म आपके जो क्या कहना चाहिए TDR जिसे कहते हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं। फिर आपकी लॉकर सेफ्टी जो है, आपकी लॉकर लोग बैंक के अपने बैंकों में लॉकर में अपने गोल्ड और ज्वेलरी और क्या कहना चाहिए अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रखते हैं, वो भी एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है। रेमिटेंसेस एक बहुत बड़ा फंक्शन है बैंक्स का, कि जितनी रेमिटेंस पाकिस्तान से बाहर से आ रही है, इस वक्त हमारी माशाल्लाह कोई $30-35 बिलियन हमारी रेमिटेंसेस हैं, लेकिन वो सब बैंक के मोस्ट पोर्शन जो है बैंक के थ्रू आ रहा है, बाकी कोई हुंडी वगैरह से भी आ रही है, लेकिन मेजर जो रोल है इसमें बैंक्स का है जो उसको प्रमोट करते हैं। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, सॉरी जी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मतलब हम डॉलर्स यहाँ पे आके एक्सचेंज करा रहे होते हैं, दिरहम एक्सचेंज करा रहे होते हैं, तो हमारे बैंक जो हैं उस मनी को क्या फॉरेन कंट्री के अंदर एक्सचेंज करते हैं या कोई इनका भी हेड है जो इस करेंसी को कैसे डील करते हैं? ये सारा रेगुलेटेड है। ओके। जो गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट हमारा स्टेट बैंक ने जी और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ एक्सचेंज कंपनीज को लाइसेंसेस दिए हुए हैं। राइट। दे आर ऑथोराइज्ड, वो ऑथोराइज्ड हैं कि फॉरेन करेंसी रखें भी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज भी करें, फॉरेन करेंसी को बाहर भी भेजें और फॉरेन करेंसी रिसीव भी करें। राइट। ये सारे लाइसेंस्ड इदारे हैं, एक्सचेंज कंपनीज हैं, इनका पूरा रेगुलेशन है जिसके अंदर काम करते हैं। अगर किसी बच्चे की फीस भेजनी है आपको बाहर, तो आप उस एक्सचेंज कंपनी के थ्रू आप अपना वो दिखाएंगे और पैसे भेज देंगे। किसी ने प्रॉपर्टी सेल की है और वो पैसे बाहर भेजना चाहता है, तो जो एक आध जर्नल से डॉक्यूमेंट लेने के बाद वो पैसे बाहर भेज दिए आपके ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन जो लीगल उसके सारा फ्रेमवर्क तय हुआ उस शेड्यूल के तहत और उस निज़ाम के तहत वो पैसे बाहर जाते हैं। तो एक्सचेंज कंपनी का मतलब एक तरह से बहुत रेगुलेटेड सिस्टम है। और ये देखें कितना सिस्टमेटिक है और वो कितना फ्रूटफुल है हमारे बिल्कुल हर सिविलियन के लिए। जी बिल्कुल जी। अच्छा, अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि आपने जब इंट्रोडक्शन दिया अपनी बैंकिंग फील्ड का, तो आपने बाकायदा ये अल्फाज चूज़ किए कि अपनी तबीयत के अगेंस्ट जाके आपने ये चीज़ जो है इस फील्ड को चूज़ किया। तो तबीयत आपकी शायद मीडिया से बिलोंग करती थी। मैं कुछ टेम्परामेंट तो अल्लाह की देन होती है तरह की, तो वो उस तरफ था, यानी ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, जब मीडिया की तरफ था, शायरी की तरफ था, डिबेट्स की तरफ था, तो ये सारे जो फील्ड है ना, ये सारे मैं कॉलेज के ज़माने में और यूनिवर्सिटी के ज़माने में मैं इंटर कॉलेज डिबेट्स में जाता रहा बहुत रेगुलरली, और इसी तरह हमने कुछ शायरी भी फरमाई, मशक़त भी की, थोड़ी सी की, वो कॉलेज के हद तक की, बाद में कुछ ऐसा नहीं, लेकिन बहरहाल
वो भी एक इंटरेस्ट था। तो पढ़ता मैं इकोनॉमिक्स था अच्छा। और हाथ में मेरी शायरी की किताबें शायरी की होती थी। किताबें तो ये होती थी। थोड़ा सा तज़ाद शुरू से रहा है हाँ जी। मेरे साथ, और वो चलता रहा आखिर तक, और जी। आखिर तक ही चलता रहा। जी। अच्छा, ये आपने, हालांकि जब पाकिस्तान रेडियो और पीटीवी का टाइम था, उस टाइम पे तो दैट वाज द ओनली चैनल, तो जी। वहाँ तक रसाई करना और उसके अंदर अपॉइंट हो जाना, मतलब वो कोई आसान काम तो नहीं होगा, इतने कंपटीशन के अंदर से आपको जाना होता होगा। असल में उसको रेडियो, मैंने बताया जब मैं जी रेडियो जी। जाता था, रेडियो पाकिस्तान में पिंडी में थे उस वक्त में, तो रावलपिंडी में रेडियो पे जाया करते थे। तो कुछ टीम रावलपिंडी के प्रोड्यूसर्स की टीम थी, जो इनिशियल जो जब टीवी बना जी पिंडी का, रावलपिंडी का, तो कुछ लोग वहाँ से वहाँ चले गए। वो एक बैरक में खुला था, अगर जी आपको जी याद हो या नहीं हो। तो एक बैरक थी, फौजियों की एक बैरक जी थी, जी। उसके अंदर एक टेम्परेरी तौर पे पीटीवी का स्टूडियो बना था। अच्छा। एक स्टूडियो बना था, छोटा सा वो सेटअप था। जी जी। तो कुछ प्रोड्यूसर्स वहाँ से चले गए थे रेडियो से, तो वो मुझे साथ लगे कि चलो जरा तुमसे भी कुछ काम लेना है। हाँ जी। तो इनिशियली उन्होंने कुछ एक दो ड्रामे मुझसे करवाए, और फिर कुछ मैं उस पर चला गया, फिर कॉम्पेरिंग पे चला गया। फिर उन्होंने प्रोग्राम होता है यूनिवर्सिटी मैगजीन, जी जो जी। स्टूडेंट्स का प्रोग्राम था, वो मुझे उन्होंने कहा जी आपकी ये वीकली करना है। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी मैगजीन पढ़ता रहा काफ़ी अच्छा, तकरीबन एक साल रेगुलरली वीकली। अच्छा, इसमें बाद प्रोग्राम लाइव होते थे उस जी वक्त जी। भी, हालांकि पीटीवी के टाइम पे भी। पीटीवी के टाइम पे रिकॉर्डिंग का मतलब रिस्क होता था लाइव, और हाँ जी। रिकॉर्डिंग में रिस्क तो होता है लाइव में। तो लेकिन उसके बावजूद कुछ प्रोग्राम मैं थ्रू आउट लाइव करता रहा। एक प्रोग्राम था आपकी राय आप। पीटीवी में, जी जी। तो टॉप 10 को रेटिंग करते थे हम, मतलब सर्वे होता था कि कौन सा प्रोग्राम इस हफ्ते में हाँ जी। उसकी रेटिंग टॉप 10 है। वो एक बीबीसी का प्रोग्राम है, उसकी तर्ज पे था ये। तो उसको आपकी राय कहते थे। उसके लेटर्स भी आते थे, जी। कुछ सर्वे भी होते थे मुख्तलिफ शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उसमें फिर उनमें से वो सेलेक्ट करके टॉप 10 निकालते थे। तो वो मैं कंपेयर करता था न्यूज़ के बाद 9:30 बजे और ये रात होता था लाइव। थ्रू आउट द टाइम आप ये लाइव कर रहे होते ये हैं? तकरीबन जी, ये तकरीबन मैं जो 1.5 साल में रेगुलर वीकली लाइव पर न्यूज़ के बाद होता था लाइव। वो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था इन इटसेल्फ। नहीं आपके राय वाज अ वेरी पॉपुलर पॉपुलर प्रोग्राम इन दैट अगर कि टाइम। हम पॉपुलर बताते थे कि ये फलां ड्रामा और फलां फीचर, लेकिन ये प्रोग्राम भी पॉपुलर हो गया, तो बड़ी इसकी व्यूअरशिप हो गई। तो इतनी हो गई थी कि उसमें फिर हफ्ते में कोई तकरीबन 1000, 2000, 2500, 3000, 5000 खत आने शुरू हो गए, ढेर। जी फिर जी। उसकी हम सॉर्टिंग करते थे, उनमें से उसको पढ़ते थे, उनमें से सिलेक्शन करते थे। देखें उसके पीछे बैकअप पे आपको इतना R&D करना कितना मुश्किल काम था, पूरी रिसर्च करना, फिर पूरे प्रोसेस करना, हाँ, सारा और पब्लिक ये से वो है, चीज़ें आ उसमें रही हैं, काफ़ी ये मेहनत की उस पर मेहनत, बैक द स्क्रीन जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है आपको जी, काम करने में। काफ़ी इसमें था। तो ये टीवी हाँ जी। सब, उसके बाद टीवी मैंने फिर उन्होंने करंट अफेयर्स में मुझे एंकर पर्सन था, तो मुख्तलिफ प्रोग्राम फिर मुख्तलिफ स्टेशन से मैंने किए। फिर आप करंट अफेयर्स पे शिफ्ट हो गए। लाहौर से जी, जी जी जी। चला गया। अच्छा, तो मीडिया के अंदर उस टाइम पे अगर आप पीटीवी के टाइम को देखें, तो जी। पीटीवी के टाइम के जो कंटेंट था, या उस टाइम जो स्टोरीज थी, स्टोरी टेलिंग थी, ड्रामास थे, उन कहानियों के अंदर और आज की जो स्टोरी टेलिंग हो रही है हमारे ड्रामास के अंदर, आपको क्या डिफरेंस फील होता है? सबसे पहली बात जो मैं समझता हूँ वो डेडिकेशन बहुत थी उन दिनों। लोग रात रात भर रिकॉर्डिंग करते थे, और रात भर आर्टिस्ट भी बेचारे बेंचों पे लेटते थे, साइड रिकॉर्डिंग होती थी, और डेडिकेटेड बहुत था काम, और उसमें परफेक्शन बहुत एक्सपेक्ट की जाती थी जी जी। हर आउटपुट में। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि लहजा और प्रोनाउंसिएशन जो है उर्दू का जी। तलफ़्फ़ुज़ जिसे कहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा जोर था, ख़ासतौर पर रेडियो से लोग चूँकि इनिशियली टीवी में गए थे। हाँ जी। तो रेडियो में तो प्रोनाउंसिएशन का बाकायदा बड़ा उसमें तो वहाँ तो आप आपका, चेक होता था। हाँ जी, इस्तेमाल ही आपकी सिर्फ आवाज़, और आवाज़ के अंदर आवाज़ आपके और अल्फाज जी, हैं। आवाज़ और अल्फाज। तो वो फिर टीवी शुरू का जो टीवी था, पीटीवी, उसके ड्रामे और फीचर्स और इवन न्यूज़, खबरें और करंट अफेयर्स, ये सारे प्रोग्रामों में अगर आप यूट्यूब पे भी देखें जी जी। पुराने आर्काइव में जाके, जी जी। तो आपको लहजा और तलफ़्फ़ुज़ आपको परफेक्ट मिलेगा। हाँ जी। क्योंकि वहाँ बर्दाश्त नहीं होता, वहाँ गुनाह समझा जाता था जी। अगर आपने कोई लफ्ज़ गलत बोल दिया, और कोई जुमला गलत कह दिया। और प्रोनाउंसिएशन के अलावा अगर हम पुराने ड्रामास देखें, आई हैव वॉच फ्यू ऑफ द ड्रामास, तो उसके अंदर अच्छा अल्फाज का चुनाव एक अलग चीज़ है, लेकिन उनके अंदर कंटेंट भी, कंटेंट उनके में भी आ रहा था। जी जी, जैसे नहीं, उनके अशफाक अहमद अंदर जैसे थे, अदब बहुत था। अदब बहुत था। अशफाक अहमद की ड्रामा पूरी सीरीज थी, जी। अंधेरा उजाला कितनी हाँ बड़ी जी। सीरीज थी, हाँ जी। कितने प्रोग्राम्स में होते। तो अशफाक साहब के आप ड्रामे देखें, इतनी डेप्थ जुमलों में
डायलॉग्स में इतनी डेप्थ थी कि आजकल के बच्चों को तो शायद समझ भी नहीं क्या आए। क्या हाँ जी, उसमें फिलॉसफी भी थी, उसमें लेसन भी था, लेसन्स भी थे। उसमें जिंदगी का निचोड़, मतलब एक तरह से तजुर्बे का निचोड़ हाँ होता जी। था, और जुमले अलग एक से एक भारी, और जो जो अदाकार उस वक्त के थे, ऐसे ऐसी उनकी अदायगी जुमलों की, इतना भरपूर उसका था और प्रैक्टिस इतनी डेडिकेशन की के साथ। हुई थी। अच्छा, वो मुझे अब जरा कम नजर आती हाँ है, जी। अब उसमें शॉर्टकट हर चीज में हो गया, हाँ जी। बताइए। एक तो वो प्रोडक्शन वाइज भी अब सहूलतें इतनी हो गई हैं, और अब फिर तो रिहर्सल भी नहीं होती, मुझे भी रिहर्सल्स, बताया गया, और बल्कि मैं जहाँ तो मुझे पता है कि लिटरली आई बिलोंग्स टू दिस फील्ड। किसी एक्टर को आप रिहर्सल का कहें तो वो अपने इंसल्ट जी इस हाँ, चीज़ को वो समझते हैं। जाते हैं, स्क्रिप्ट हाथ में थमा देते हैं और वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है थोड़ी देर बाद, तो वो रिहर्सल का तस्वुर भी नहीं रहा, जबकि वहाँ एक ड्रामे की रिहर्सल कई कई दिन रिहर्सल हाँ के जी। बाद जाके आप रिकॉर्ड जी। होता था एपिसोड, इस तरह से। चेक एंड बैलेंस था ना, परफेक्शन के ऊपर चेक एंड बैलेंस हो रहा है, अल्फाज के ऊपर चेक एंड बैलेंस हो रहा है, आपके उर्दू के जो जी। जिस लहजे में बात कर रहे हैं उस लहजे किस प्रोनाउंसिएशन से बात कर रहे हैं उसके ऊपर चेक एंड अच्छा, बैलेंस एक और था। बात टेक्निकल साइड पर मैं आगे, जी जी। वो जो शॉट्स था ना, जिसको जिसको आप ये जो आपका कैमरा शॉट्स, जी जी। अब ये मुझे अजीब लगती है बात कि ओवर द शोल्डर शॉट हम्म। वो गुनाह समझा जाता था कि किसी ने यहाँ से शॉट ले लिया किसी स्टूडियो में, या अगेंस्ट लाइट शॉट। हाँ जी। अब आजकल अगेंस्ट लाइट शॉट तो मैं देखता हूँ हाँ जी, आम है। एड्स में भी और लेकिन उन दिनों कोई गलत शॉट जो है कैमरामैन सोच भी नहीं सकता था कि मैं गलत शॉट, उसमें एक तरह से एक उसका कोड था हाँ जी। कि ये शॉट आपने नहीं लेना, नहीं ओवर द लेना। शोल्डर नहीं लेना, एक बिलो द बेल्ट नहीं लेना, मतलब इस टाइप की जैसे चीजें हम थी। भी शॉर्ट्स पढ़ते थे ना तो उसके अंदर हमें भी पढ़ाया जाता था कि अगर वीडियो आप बना रहे हैं ना तो वीडियो आपने पोर्ट्रेट कैमरा रख के वीडियो बनाई तो इसका मतलब है ये गुनाह है। बिल्कुल, मतलब आपने बिल्कुल। तो अच्छा, उन्हीं कैमरे की सैंपल्स। मूवमेंट है। हाँ जी। यानी आप तेजी से कैमरा घुमा रहे हैं, जैसे आप घुमा रहे हैं आंखों के सामने, जैसे पता नहीं वो जैसे कोई बहुत रेल गुजर गई, हाँ जी। वो नहीं हो सकता था। बड़े मतलब हर चीज shot में बहुत ऑर्गेनाइज थी। ठहराव था, डेप्थ थी, और एक फिलोसफी थी, और एक पूरा एक कंडक्ट था। हाँ जी। अब वो मुझे वो नजर नहीं आता, तो देखिए, somehow मैं मिस करता हूँ, लेकिन अब ये दिस इज लाइफ, दिस इज तरक्की कह लें इसको, या इसको जो भी कहते हैं जमाने का। अच्छा, जो आपका शो था जो यू वर सेइंग कि आपने वो लाइव किया और इतना वो पॉपुलर शो रहा, जी, आपको कभी ऑडियंस के अंदर आपने उसका इम्पैक्ट देखा कि उसका असर आप ऑडियंस जो देखने वाले थे उस पर कैसा इम्पैक्ट गया? कभी इस तरह से ऑब्जर्व किया अपने शो को? जब दोनों चूंकि व्यूअरशिप सिर्फ पीपीटी भी था, जी, जी। व्यूअरशिप उसकी बहुत ज़्यादा, जी। तो बात तो खैर ऐसे थे, जब वो ट्रांसमिशन शुरू होती थी वो टीवी ऑन करते थे, और रात को जब ट्रांसमिशन बंद हो जाती थी तो बंद करके तराना कॉमिक देख के सोते थे। हाँ जी। तो थ्रू आउट टीवी चलता था। जी जी। और प्रोग्राम बड़े अच्छे अच्छे भी होते थे, बहुत अच्छे म्यूजिक के भी बहुत अच्छे प्रोग्राम उन दिनों हुए। जी जी। बड़े यानी टॉप क्लास प्रोड्यूसर म्यूजिक के पीटीवी में थे। अच्छा, आप देखें वो तारिक अजीज भी बाद में आए, लेकिन उससे पहले आप ज़िया मोहिउद्दीन को देखें, ये क्या स्टैंडर्ड, आज तक ज़िया मोहिउद्दीन शो जैसा प्रोग्राम, तारिक अजीज शो जैसा प्रोग्राम दूसरा नहीं आ सकता, कसौटी जैसा प्रोग्राम दूसरा नहीं आ सकता। बहुत अच्छा प्रोग्राम हाँ, था। नहीं आ सका, आज तक नहीं आ सकता। तो ये तो हिस्टोरिकल है ना, ये तो हिस्ट्री हाँ जी। लिखी गई है जो, ये रिपीट नहीं हो सकती अब। तो ये था, तो बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप टीवी की होती थी। जी जी। मतलब इस बात पे बाजू का चलना दुश्वार हो जाता था, तभी जो लोग टीवी पे आते थे माशाल्लाह। उनको बहुत ज़्यादा हाँ जी। देखा जाता था, समझा जाता था। तो वो जो एक था कंसंट्रेटेड इफेक्ट था हाँ ना, जी। वो उन दिनों पीटीवी पे बहुत ज़्यादा था क्योंकि दैट वाज द ओनली चैनल, और सारी पब्लिक जो है वो सिर्फ वही चैनल देखती है। जी। तो उस स्क्रीन के ऊपर ऐड करने वाला हर इंसान भी जो है वो भी एक सेलिब्रिटी की फॉर्म के अंदर हर किसी को पता होता जी। है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने अपने पीटीवी के टाइम के अंदर कोई आपकी बेस्ट मेमोरी, कोई आपको वाकया जो याद है जो आपको आज तक याद हो? वाकया तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन कोई ऐसी मेमोरेबल ये उसमें हो जाता था कभी कभी कि लाइव में आपको उसमें इंसर्शन होती थी, वो कभी कभी वो टेक्निकल फंस जाती थी इंसर्शन कहीं। हाँ तो जी। वो कभी बड़ी एम्बैरेसमेंट हो जाती थी, खासतौर पे लाइव में। फिर आपको हाँ। उस टाइम को किल नहीं करना, आपने हाँ। उस टाइम को दोबारा अच्छा, और देखा इसलिए क्लोजली जाता था कि एक दिन मैं लाइव प्रोग्राम कर रहा था, तो मैं कहीं गलती से शायद मेरा जूता पैर ऊपर रह गया, टांग ऊपर रह गई, तो किसी ने फ़ोन किया पीटीवी स्टेशन, उसने कहा जी कि इनसे कहिए हमें जूता क्यों दिखा रहे हैं, अपने जूता नीचे करें। मतलब इट वाज सो, लोग इतना क्लोजली देखते थे। तो मुझे स्टूडियो उसमें प्रोड्यूसर ने कान में आके कहा कि टांग नीचे कर।
मतलब क्लोज ही देखा जाता आप देखें कि सोसाइटी के अंदर भी वैल्यूज को और तहजीब का कितना हाँ, क्या ये लेवल क्या बताया था। जाता है। देखें इसको आप बैड मैनर्स में आता है। हाँ जी बिल्कुल। आज आप जरा देखना ना किसी को, आप मैं अक्सर देखता हूँ ड्राइंग रूम में लोग बैठते हैं, यंगस्टर्स भी सब, हाँ जी मतलब पैर उठा के उसे मुंह करके बैठे हुए हैं, हाँ जी। मतलब लोग कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल हालांकि बदतहजीबी है, बदतहजीबी है, बिल्कुल तो बदतहजीबी है। इसका भी मतलब था कि ये गलत बात आप कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। अच्छा तो आज का अगर मीडिया की बात करें, आज का जो मीडिया है, जी आप आपका फेवरेट कोई शो, कोई ड्रामा जो आज का, आप क्योंकि आपने खुद अपने हाथ से पीटीवी का कंटेंट बनाया हुआ है, जी जी। तो आज का कोई ड्रामा या कोई इंडस्ट्री का कोई पैटर्न आपको ड्रामा इंडस्ट्री पसंद है, कोई शोज हैं, ड्रामा क्या तो चीज़ देखिए आपको? मैं नहीं देखता, सच्ची बात है ये, ड्रामे तो मैं देखता ही नहीं हूँ। शुरू में जो देखे वो देखे, जी तो आज में तो मुझे थोड़ा आइडिया ही नहीं कौन कौन से ड्रामे पॉपुलर मेरे इस वक्त नहीं है। मैं सब फीचर ही देखता हूँ या मैं म्यूजिक के शो देखता हूँ, वो भी कुछ तो बात टीवी जी, पे जी। नजर आते हैं, और तो कहीं। अच्छा आप देखिए क्लासिकल म्यूजिक है, हाँ जी। कि हमारा अपना ओरिएंटल म्यूजिक है, बिल्कुल। या गजल की वो गायकी। गजल नाइट्स होती अब हैं। इसमें आप हमारे टीवी चैनल के पास तो टाइम ही नहीं है, हम्म, कभी हार्डली आप किसी प्रोग्राम में आप देखेंगे इस तरह की कवरेज होगी। करंट अफेयर्स से हमारे जो है ना वो निजात नहीं मिल रही, बिल्कुल। तो 24 घंटे करंट अफेयर्स को हम फिल किए चले जा रहे हैं, और- टॉक शोज कर रहे हैं, उसमें हम लड़ाई झगड़े भी दिखा रहे हैं, और ये जो हर उसमें गुफ्तगू भी गलत किस्म की आ रही होती है, बिल्कुल, हम बिल्कुल। देख रहे हैं और पॉपुलर भी हो रही है। तो अब जो ना अदब के लिए टाइम है, बिल्कुल ना मुशायरों के लिए टाइम है, ना मौसीकी के लिए टाइम है, तो अब तो वो टाइम जो चला एक्चुअली गया सारा। मीडिया का पर्पस था जी इंफॉर्मेशन देना और एंटरटेनमेंत देना, तो वो वो तो है। एंटरटेनमेंट वो लेवल देखें कहाँ पे चला गया, वो शक्ल बिगड़ती बिगड़ती किस लेवल पे आ गई है। जी हाँ बिल्कुल। बदल गया काफी हद तक।